हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एफटी की स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको सीबीएसई की तरफ से आया हुआ क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर कराने जा रहा हूँ। 2025 से 26 का ये सैम्पल पेपर है जिसे आज हम करेंगे। तो आइए इस सैम्पल पेपर को शुरू करने से पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन है उनको पढ़ लेते हैं जो आपको पेपर करते टाइम ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन हैं वो टोटल 38 आएंगे जो आपको सभी करने होंगे। सेकंड, इस क्वेश्चन पेपर को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड का में आपके इतिहास के क्वेश्चन होंगे, खंड खा में आपके भूगोल के एंड खंड गा में आपके राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन होंगे और खंड घा में आपके अर्थशास्त्र के क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक खंड में 20 अंकों का है हर एक खंड। इतिहास में 20 अंक के क्वेश्चन होंगे, भूगोल के 20 के, राजनीतिक विज्ञान के 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और कुछ केस आधारित क्वेश्चन भी होंगे। फोर्थ है अति लघु प्रश्न जो हैं जो वेरी शॉर्ट होंगे वो आपके 2 अंक के होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 40 से अधिक शब्दों में नहीं होना चाहिए इसका उत्तर। नेक्स्ट जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो 3 अंक के होंगे और इन प्रश्न का उत्तर 60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5 अंक के, इनका उत्तर 120 शब्द से अधिक का नहीं होना चाहिए। केस आधारित जो प्रश्न होंगे ऐसे 3 प्रश्न दिए गए होंगे, उप प्रश्न होंगे उसके, ठीक है। एक केस स्टडी दी होगी, उसको पढ़ के आपको उसके 3 उप प्रश्न दिए होंगे जो प्रत्येक 4 अंक के होंगे और प्रत्येक प्रश्न को उत्तर 100 शब्दों से ज़्यादा में नहीं देना है। मानचित्र आधारित प्रश्न 5 अंक का होगा जिसमें 2 भाग होते हैं, खंड का और खंड में प्रश्न 9 2 अंक का और खंड खा भूगोल में प्रश्न 19 होगा जो 3 अंक का होगा। यानी कि इतिहास और भूगोल से आपके मानचित्र आएगा। प्रश्न 5 में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है, हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर देना होगा जिसमें चॉइसेस होंगे आपके क्वेश्चंस के। इसके अतिरिक्त ये नोट करें कि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनके लिए ऐसे प्रश्नों के स्थान पर पृथक प्रश्न दिए गए हैं। उनको जिनमें दृश्य दिखाया गया या मानचित्रधारी क्वेश्चन होंगे उनको अलग से क्वेश्चन दिया गया होगा, उनको उन्हें हल करना होगा। तो आइए हम सबसे पहले अब हम करते हैं खंड काल जो यानी कि इतिहास के क्वेश्चन करते हैं जिसमें 20 अंक के आपके क्वेश्चन हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित को सही मिलान कीजिए। फ्रेडरिक सरयू, ठीक है, इनकी मैचिंग किससे होगी इसकी? ये कौन थे? फ्रांसीसी कलाकार थे, ठीक है। तो इसकी मैचिंग 4 से होगी। इसके बाद स्वतंत्र की प्रतिमा, ज्ञानोदय की मशाल है, सरयू की काल्पनिक दृश्य, निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष हैं और स्वतंत्र की प्रतिमा के सामने की जो जमीन उसकी मैचिंग किससे होगी? लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, ये रहा। नीचे दिए गए चित्र में एक नेता के चित्र दिया हुआ है और इनको पहचान के इनका सही नाम आपको बताना है। तो कौन है? ये बाल गंगाधर तिलक का चित्र है ये। इसके बाद चित्र वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसकी जगह पे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वराज पार्टी बनाने का सही कारण है? भारतीयों के लिए पूर्ण स्वराज की मांग के लिए बनाई गई थी या काउंसिल राजनीति में लौटने के लिए बनाई गई थी? इसका सही कारण यही है। प्रश्न नंबर 3 है कि 19वीं सदी में यूरोप के हजारों लोग निम्नलिखित में से किस एक कारण से भागकर अमेरिका चले गए थे? कौन सा कारण था? व्यापक गरीबी और घातक बीमारी के कारण अमेरिका चले गए थे। नेक्स्ट है कि स्विस सेबेस्टियन मॉल्शे ने कहा है, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। इस वाक्य में किन्हें निरंकुशवादी कहा गया है? तो निरंकुश संस्थान जैसे चर्च और राजशाही को निरंकुशवादी कहा गया है।
इसका प्रश्न नंबर 5वां है जो आपका यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन शुरू होते हैं। सिल्क रूट पूर्व आधुनिक काल के जीवन, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक अच्छा उदाहरण था जो दुनिया के दूर दूर हिस्सों को जोड़ता था। इस कथन को किसी भी 2 उदाहरण के साथ आपको समझाना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं हम 5वें का। तो कोई 2 उदाहरण हम ये लिख सकते हैं। पहला है कि भारत और दक्षिण एशिया के देशों में चीनी, पाटरी, कपड़े व मसाले इसी रास्ते से जाते थे और वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातु यूरोप से एशिया आती थी। दूसरा कारण है कि व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान साथ साथ चलता था। सिल्क मार्ग की विविध शिखाओं से बौद्ध धर्म अनेक दिशाओं में क्या हो गया था, फैल चुका था। इसे तीसरा और है, आपको कोई 2 लिखने होंगे। तीसरे में दिया है कि शुरुआत में ईसाई मिशनरी इसी मार्ग से एशिया में आए थे और मुस्लिम प्रचारक भी इसी मार्ग से दुनिया में फैले थे। इसके बाद इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है खा में, कभी कभी नई फसलें जीवन और मृत्यु के बीच फर्क कर सकती है। इस कथन को समझानी है। तो कभी कभी आलू जैसी कुछ नई फसलें हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच अंतर पैदा कर सकती हैं। आलू की फसल को शुरू करने से यूरोप के लोग अच्छी तरह से खाने और लंबा जीवन जीने लगे और आयरलैंड के गरीब किसान आलू पर इतना गंभीर हो गए कि 1840 के दशक के मध्य में अब किसी बीमारी के कारण आलू की फसल नष्ट हो गई थी और हजारों किसान क्या थे, भूख के कारण मर गए थे। तो आप ये 2 लिख सकते हैं पॉइंट। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 है जिसमें कहा है कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने में अलग अलग जो संस्कृति थी उन प्रक्रियाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के साथ आपको इसकी पुष्टि करनी है और ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला, आकृति तथा छवि। भारत की पहचान भारत माता की छवि का रूप लेने लगी है। इस छवि का निर्माण बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध छवि को बनाया था। जो भारत माता की जो चित्र था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। इस पेंटिंग में भारत माता एक सन्यासिनी के रूप में दिखाई गई है जो शांत और गंभीर देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई गई है। उस चित्र में आपने देखा होगा भारत माता का चित्र। सेकेंड है गीत। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की स्तुति में वंदे मातरम गीत लिखा था। इसको उसके उपन्यास आनंद मठ से शामिल किया गया और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसको खूब गाया भी गया था वंदे मातरम को। थर्ड, लोक कथाएं हैं। भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित किया गया। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों एवं चरणों के द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोकगीत और श्रुतियों को इकट्ठा किया। इन कथाओं ने पारंपरिक संस्कृति की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की। इसने हमारे अतीत पर गर्व की भावना को जगाने में सहायता भी प्रदान की और रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं लोक कथा, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करना शुरू किया और लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन को उन्होंने शुरू किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने तमिल लोक कथाओं के 4 बड़े खंडों को संग्रह किया। फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया का प्रकाशन भी उन्होंने किया। 4th में आप लिख सकते हैं झंडा, ध्वज। ठीक है, आप 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसके कोई 3 ही लिख सकते हैं। तो इसमें 2 और हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगी झंडे लाल, हरा और सफ़ेद को डिजाइन किया गया था। इसमें ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रांतों को दर्शाने के लिए 8 कमल के फूल तथा हिंदू और मुस्लिम को दर्शाने के लिए अर्धचंद्र भी इसके अंदर बनाया गया है। 1920 तक गांधी जी ने स्वराज झंडे को डिजाइन कर लिया था और ये भी 3 रंगों का ही झंडा था, लाल, हरा और सफ़ेद, जिसके बीच में चरखा बना था जो गांधी जी के स्वयं सहायता के प्रतिनिधित्व करता था। यात्राओं के दौरान इस झंडे को लेकर ऊंचा विरोध उठाना विरोध का प्रतीक बन गया था। 5वां, इतिहास की पुनर्व्याख्या। भारत ने अपनी महान उपलब्धियों के लिए अपने अतीत में झांकना शुरू किया। उन्होंने कला, वास्तुकला, विज्ञान और गणित, कानून, दर्शन इत्यादि के बारे में भी लिखा। भारतीयों को अपने अतीत की महान उपलब्धि पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अपनी दुर्दशा को बदलने का आह्वान भी किया।
तो आप कोई भी इनमें से 5 बिंदु में से पॉइंट में से आप कोई भी 3 इसके आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद आपका खा है कि नमक मार्च जो था उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रभावी साधन बन गया था। इसको उपयुक्त तरीके के साथ इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। इसी की चॉइस में क्वेश्चन है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध नमक प्रतिरोध निम्नलिखित कारणों से एक प्रभावी यंत्र बन गया था। गांधी जी को नमक में परस्पर जोड़ने वाला एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाया गया नमक, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो अमीर और गरीब सभी इसका यूज़ करते हैं, एक समान प्रयोग करते हैं। गांधी जी के द्वारा वायसराय को लिखे पत्र में गांधी जी ने 11 मांगे भी लिखी। उनमें से अधिकांश समान्यत हित की थी, परंतु सबसे उत्तेजक मांग औपनिवेशिक सरकार द्वारा नमक कर को हटाना था। बातचीत में इरविन की अनिच्छा ने गांधी जी को नमक यात्रा शुरू करने पर विवश किया, जिसमें हजारों लोग ने भाग लिया और उसने राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया। देश के अलग अलग भागों में लोगों ने नमक कानून को तोड़ा, सरकारी नमक फैक्ट्री के सामने नमक बनाया और लोगों ने एकजुट होकर गांधी के शब्दों का अनुसरण भी किया। उन्होंने कर एवं राजस्व देने से भी मना कर दिया, शराब की दुकानों पर क्या कर दिया, घेरा डाल दिया और विदेशी कपड़ों का भी उन्होंने बहिष्कार किया। सरकारी नौकरियों से उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया और वन कानूनों को उन्होंने उल्लंघन किया। तब इनमें से कोई भी 3 आप पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का गठन किसी आकस्मिक उथल पुथल अथवा क्रांति का परिणाम नहीं था। आप तो एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। तर्क देकर इस गठन को क्या करना है, आपको विश्लेषण करना है। आपके ये वाला क्वेश्चन जो है 5 नंबर में आएगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्यों का निर्माण किसी अचानक हुई उथल पुथल अथवा क्रांति का परिणाम नहीं था। ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को अपनी प्राथमिक पहचान जातीय आधार पर थी, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट अर्थात आयरिश। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का परिणाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन बनना था, जिसका अर्थ है कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड की अलग संस्कृति पर प्रभाव डाल सकता था और राजनीतिक संस्थाओं को व्यवस्थित ढंग से दबा भी सकता था। स्कॉटिश हाईलैंड्स को अपनी भाषा बोलने अथवा अपनी राष्ट्रीय वेशभूषा पहनने की मनाही थी और उनकी बड़ी संख्या में उनके होमलैंड से बाहर उनको निकाल दिया गया था। अंग्रेजों ने आयरलैंड की प्रोटेस्ट की कैथोलिक देश पर अपना प्रभुत्व कायम करने में सहायता की और विदेशी ब्रिटिश प्रभुत्व के विरोध विद्रोह को दबाया भी गया। आयरलैंड को बलपूर्वक 1801 में यूनाइटेड किंगडम में शामिल भी कर लिया गया। नए ब्रिटेन की प्रत्येक ब्रिटिश झंडा, राष्ट्रगान अंग्रेजी भाषा को सेक्रेटरिएट से बढ़ाया भी गया ताकि पुराने राष्ट्र इस संघ में अधीन भागीदार के रूप में जीवित रह सके। तब ये 5 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आपका सेकंड इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है खा 1815 में तैयार की गई वियना संधि का उद्देश्य बताना है। नेपोलियन युद्धों के दौरान यूरोप में आए अधिकांश परिवर्तनों को समाप्त करना था इनका उद्देश्य। इस महत्वपूर्ण प्रावधान को आपको उजागर कीजिए। तो बोरबन वंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटा दिया गया था, वह पुणे सत्ता में आ गया और फ्रांस ने नेपोलियन के शासन में अधिग्रहित क्षेत्र क्या कर दिया, खो दिया। भविष्य में फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमा पर अनेक राज्यों को स्थापित कर दिया गया। उत्तर में नीदरलैंड स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में जेनेवा को पीडमेंट में शामिल कर दिया गया। प्रूशिया को पश्चिमी फ्रंट पर नए महत्वपूर्ण क्षेत्र दे दिए गए जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का कंट्रोल दे दिया गया। नेपोलियन के द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को नहीं छुआ गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक भाग दे दिया गया जबकि प्रशिया को सैक्सोनी का एक हिस्सा बना दिया। मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा उखाड़े गए राज्यों को पुनः स्थापित करके यूरोप में एक नई कंजर्वेटिव व्यवस्था को तैयार करना था। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 8 है। इसमें आपको एक अभिलेख दिया हुआ है, ठीक है, अवतरण है, उसको आपको पढ़ना है। उसके आंसर आपको नीचे दिए गए प्रश्न को इससे पढ़ के देने हैं।
तो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। पूर्णकी कृष्ण जी त्रिभक राणा ने मराठी का एक अखबार निकालना चाहते थे जिसमें स्थानीय दिलचस्पी को तमाम उपयोगी खबरों को जगह मिल सके। इसमें सार्वजनिक उपयोगिता, वैज्ञानिक अन्वेषण के अलावा प्राक विद्या, सांख्यिकी, जिज्ञासा और देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में आमतौर पर और दक्कन पर खास तौर से जानकारियाँ होगी। ऐसे तमाम लोगों से मदद और संरक्षण का निवेदन है जो ज्ञान के प्रसार और जन कल्याण के लिए इच्छुक हैं। देसी अखबार और राजनीतिक सभा की वही भूमिका होती है जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष की होती है, यानी कि वे सरकारी नीतियों को आवश्यक समीक्षा कर लोगों के हित साधने में असक्षम हिस्सों को निकालें और उसका सुधार करें तथा उनको तेजी से लागू करने का काम भी करें। इन सभाओं को चाहिए कि वे देश के खास मुद्दों पर नाना प्रकार की सोचने इकट्ठा करें और बताएं कि क्या प्रभाव और सुधार वंचित हैं और इन कार्यों का काफ़ी असर होगा। अब इससे पहला क्वेश्चन है कि जो कृष्ण जी द्वारा अखबार निकालने का प्रमुख कारण क्या था। तो अब इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं कि कृष्ण जी जनता को जानकारी देने और राजनीतिक, विज्ञान, अन्य क्षेत्रों के महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए उन्होंने अखबार प्रकाशित करना चाहते थे। नेक्स्ट है कि देसी अखबारों और राजनीतिक सभाओं का कार्य किस प्रकार विपक्ष की भूमिका जैसा है। सरकारी नीतियों की आलोचना और विश्लेषण के लिए स्थानीय समाचार पत्र, राजनीतिक संगठनों का इस्तेमाल किया जाता था। नतीजन ये दोनों ही सरकार के विपक्ष के रूप में काम करते थे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इसी का, 19वीं शताब्दी में अखबारों को लोकप्रियता के कारण का विश्लेषण कीजिए कि क्यों लोकप्रिय थे ये सबके। तो 19वीं शताब्दी में समाज पत्र की लोकप्रियता के कारण इस प्रकार हैं। फर्स्ट, देश में राजनीतिक घटनाओं में समाज के एक बड़े हिस्से की दिलचस्पी बढ़ने लगी और ये जानकारी समाचार पत्रों में कुशलतापूर्वक प्रस्तुत भी की जाने लगी। समाचार पत्रों ने सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति की स्रोत के रूप में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद मानचित्र कौशल आधारित प्रश्न है। भारत को दिए गए वैश्विक मानचित्र पर 2 स्थान ए और बी के रूप में चिन्हित किया गया है। इनकी पहचान करके उन्हें सही नाम मानचित्र में अंकित रेखा पर लिखिए। वे स्थान जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था वो आपको बताना है, और वह शहर जहां सितंबर 1920 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो हम इसके लिए हम इसका मैप देखेंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये मैप है, देखिए रहा। इस मैप में आपको वो लोकेशन भरनी है। ठीक है, तो आप 2 लोकेशन आप उस मैप में भर लीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षा विद्यार्थी के लिए ही दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 की जगह। पहला क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम लिखिए जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो सेम इसकी जगह यही आया हुआ है, सेम क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो उस जगह का नाम क्या है वो आपको बताना है। सेकंड है, उस शहर का नाम लिखिए जहां सितंबर 1920 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आपके ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपके बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आपको इनका आंसर खुद से देना है। ठीक है, आप इनका आंसर दीजिएगा। तो ये था आपका सेक्शन का। इसके पार्ट 2 में मैं आपको सेक्शन ब कराऊंगा जिसमें भूगोल के क्वेश्चन होंगी। तो आई होप आपको सेक्शन का ख़त्म समझ में आ गया होगा, और इसका जो 9 क्वेश्चन है आप इसे खुद कीजिएगा। ठीक है, 8 तक जो क्वेश्चन कराए मैंने आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और अगर अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।